हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी की बुक आरोह से चैप्टर पहलवान की ढोलक की पार्ट 3। पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ लिखा है, उसके बाद से वो राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा। यानी कि राजा साहब के राज दरबार में लुट्टन सिंह अब ट्रेनिंग लिया करते थे और जो भी उनका दैनिक जीवन का खर्च था वो राज दरबार से ही पूरा होता था। और इस वजह से लुट्टन सिंह की जो शख्सियत थी, लुट्टन सिंह की जो पर्सनालिटी थी वो निखर कर आ गई थी। और यहाँ पर इसीलिए लिखा गया है कि वो दर्शनीय जीव ही रहा। दर्शनीय जीव मीन्स कि लोग सिर्फ उन्हें देखते ही रहते थे। जीव मीन्स जानदार और दर्शनीय मीन्स देखे जाने वाला। तो जो लुट्टन सिंह थे वो राज दरबार के दर्शनीय जीव ही रहे। चिड़ियाखाने में पिंजरे और जंजीरों को झकझोरकर बागदहाट हाऊ हाऊ। चिड़ियाखाना किसे कहा गया है? उस जगह को कहा गया है। और पिंजरा किसे कहा गया है? राज दरबार को कहा गया है। यहाँ पर राइटर कहते हैं, लेखक कहते हैं कि जो लुट्टन सिंह है, चूँकि वो राज दरबार में राज पहलवान थे तो वो राज दरबार में ही दहाड़ते रहते थे। सुनने वाले कहते राजा का बाघ बोला, और जो भी सुनते वो कहते थे कि राजा का बाघ बोला। यानी कि राजा का बाघ किसे कहा गया? लुट्टन सिंह को कहा गया। ठाकुरबाड़ी के सामने पहलवान गरजता, महावीर लोग समझ लेते पहलवान बोला। और ठाकुरबाड़ी के सामने यानी कि जो राज दरबार थे उसके सामने जो बाड़ा होता है, फेंस होता है, जो इलाका होता है राजा का, उसे कहा गया है ठाकुरबाड़ा। तो ठाकुरबाड़ी के सामने जब पहलवान गरजते, महावीर लोग समझ जाते कि ये पहलवान बोला। मेलों में वो घुटने तक लंबा चोगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। और जब भी वो मेले जाते थे तो वो घुटने तक लंबा चोगा पहनते थे, लंबे कपड़े पहना करते थे और उनकी जो पगड़ी थी वो अस्त व्यस्त रहती थी। और अस्त व्यस्त पगड़ी को ही बांधकर वो मतवाले हाथी की तरह झूमते हुए चलते थे। दुकानदारों को चुहल करने की सूझ थी और दुकानदार भी उनसे मज़े लेते थे और उनसे मजाक किया करते थे। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताज़ा रसगुल्ला बना है, ज़रा नाश्ता कर लो। और हलवाई क्या कहते थे? लुट्टन सिंह को वो अपने दुकान पर बुलाते थे और कहते थे, पहलवान काका ताज़ा रसगुल्ला बना है, ज़रा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता और लुट्टन सिंह पहलवान बच्चों की सी हंसी हंसकर कहते थे, अरे तनी मनी का है, यानी कि अरे थोड़ा सा क्यों, ले आओ 1.5 सेर, यानी कि ले आओ 1.5 सेर मिठाई ले आओ। और बैठ जाता, और वो बैठ जाता। कौन सी मिठाई? रसगुल्ला वो मांगते थे। 2 सेर रसगुल्ला को उदरस्थ करके मुंह में 8-10 पान की गिलोरियां ठूस ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता। अब जो लुट्टन सिंह थे वो क्या करते थे? वो 2 सेर रसगुल्ला खा जाते थे। उदरस्थ मतलब उदर मीन्स पेट और स्थ मीन्स स्थान, यानी कि वो क्या करते थे? 2 सेर रसगुल्ला खा लेते थे और रसगुल्ला खाने के बाद मुंह में 8-10 पान की गिलोरियाँ किसे कहा जाता है? जब पान के पत्ते को मोड़ा जाता है चूना कत्था और सारी चीज़ें दे करके, तो उसे गिलोरियाँ कहा जाता है। तो जब वो 2 से रसगुल्ला खा लेते थे फिर मुंह में 8-10 पान खाते थे और पान खाने के बाद उनका मुंह क्या होता था? लाल हो जाता था और ठुड्डी को वो पान के रस से लाल कर लेते थे। ठुड्डी किसे कहते हैं? जैसे ये फेस का ये पार्ट, यानी जिसे हम इंग्लिश में चिन कहते हैं। तो उसे लाल करते हुए वो अपनी चाल से मेले में घूमते थे। मेले से दरबार लौटने के समय उसकी अजीब हुलिया रहती, और जब वो मेले से दरबार लौटते थे तो उनकी अजीब हुलिया रहती थी। अब वो कैसे दिखते थे? आँखों पर रंगीन अबरक का चश्मा हुआ करता था, हाथ में खिलौने हुआ करता था जिससे कि वो नचाते थे और मुंह से पीतल की सीटी बजाते थे, यानी पीतल की सीटी ले लेते थे और वो उस मुंह से बजाते थे। हंसता हुआ वो वापस जाता और वो हंसते हुए राज दरबार वापस जाते।
बल और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था। हालांकि उनका शरीर बलवान था, उनमें ताकत थी, लेकिन ताकत के बढ़ने के साथ साथ उनकी जो बुद्धि थी वो बच्चों की तरह हो गई थी। दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते ही वो अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था, और जैसे ही दंगल में ढोल की आवाज़ सुनाई पड़ती थी वो अपने भारी भरकम शरीर के साथ प्रदर्शन करना शुरू कर देते थे कि मैं पहलवान हूँ, अगर कोई मुझसे लड़ना चाहता है तो मुझसे लड़े। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी, यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते थे। और लुट्टन सिंह की पर्सनालिटी ऐसी थी, उनकी बॉडी इस तरह से बन गई थी कि उनके जैसी जोड़ी मिलती ही नहीं थी, इसलिए कोई भी पहलवान उनसे लड़ना ही नहीं चाहता था। और अगर कोई लड़ना चाहता भी था तो राजा साहब जो थे वो लुट्टन सिंह को आज्ञा ही नहीं देते थे, इसलिए वो निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मल और उछालकर अपने को सांड या भैंसा साबित करता था। और जैसे ही राजा साहब मना कर देते थे कि तुम्हें नहीं लड़ना है दंगल, लुट्टन सिंह नाराज़ हो जाते थे और वो निराश होकर के लंगोट लगा करके अपनी बॉडी में मिट्टी मलते थे और उछल करके अपने आप को क्या प्रिटेंड करवाते थे, क्या साबित करवाते थे कि वो एक सांड की तरह है, एक भैंसे की तरह है, यानी कि उनकी जो ताकत है वो एक सांड की तरह है और एक भैंसे की तरह है। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते। अब जब देखते राजा साहब की लुट्टन सिंह इस तरह से निराश है, लेकिन वो लंगोट लगाकर अपने देह में मिट्टी मलते हैं और सांड और भैंसे की तरह उछल करके अपने आप को साबित करते हैं कि उनमें किस तरह की ताकत है, सांड जैसी ताकत है, भैंसे जैसी ताकत है। तो बूढ़े राजा साहब लुट्टन सिंह को देख देख कर मुस्कुराते थे। यूं ही 15 वर्ष बीत गए, पहलवान अजय रहा, और ऐसे करते करते 15 साल बीत जाते हैं और पहलवान को कोई भी नहीं हरा पाता। वो जीतते ही रहते थे। वो दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। अब दंगल में वो अपने दोनों बेटों को लेकर उतरता था, यानी कि अब लुट्टन सिंह के 2 बेटे थे और वो दंगल में अपने दोनों बेटों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी, पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई, यानी कि 2 बेटों को जन्म देकर वो स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे, यानी कि लुट्टन सिंह के जो बेटे थे वो लुट्टन सिंह की तरह ही गठीले थे और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास ही निकल पड़ता, और जब लोग दंगल में दोनों बेटों को देखते थे लुट्टन सिंह के, तो उनके मुंह से अनायास ही निकल पड़ता, वह बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे, यानी कि लुट्टन सिंह के बेटे तो बाप से भी बढ़कर निकलेंगे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। अब चूँकि दोनों लड़के भी तगड़े थे और बलवान थे, तो उन्हें भी राजा साहब ने अपने राज दरबार में क्या घोषित कर दिया, भावी पहलवान घोषित कर दिया। अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। लुट्टन सिंह का भरण पोषण तो पहले ही दरबार से हो रहा था, अब उनके दोनों बेटों का भी भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजा कर दोनों से कसरत करवाता, और रोज सुबह सुबह पहलवान यानी लुट्टन सिंह खुद ही ढोलक बजाते थे और अपने दोनों बेटों से कसरत करवाते थे। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता। अब दोपहर में जब वो लेटे थे तो लेटे लेटे ही अपने बेटों को संसार का ज्ञान वो दिया करते थे। समझे, ढोलक की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है। समझे, ढोल की आवाज़ के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना। समझे। तो लुट्टन सिंह अपने बेटों को क्या कहते थे, वो मोटिवेट करते थे। वो अपने बेटों को बोलते थे कि समझे, ढोलक की आवाज़ पर ही तुम लोग ध्यान देना। मेरा कोई भी पहलवान नहीं, मेरा कोई भी गुरु पहलवान नहीं है। मेरा अगर कोई गुरु है तो ये ढोल ही है। ढोल की आवाज़ के प्रताप से ही, यानी ढोल की आवाज़ से ही मैं मोटिवेट हुआ और मैंने सीखा और मैं पहलवान बना। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, यानी कि जब
जब तुम कभी कुश्ती लड़ने जाओ तो पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझे। ये वो अपने बेटों को समझाया करते थे। ऐसी ही बहुत सी बातें वो कहा करते थे। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब वह कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा वो नित्य दिया करता था। और वो और क्या समझाते थे बेटों को कि मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए, और इस तरह की शिक्षा वो रोज़ अपने बेटों को दिया करते थे। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब किए कराए पर एक दिन पानी फिर गया। लेकिन लुट्टन सिंह के किए कराए पर एक दिन पानी फिर जाता है। क्यों? वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए, क्योंकि जो वृद्ध राजा थे वो स्वर्ग सिधार जाते हैं। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। अब वृद्ध राजा का बेटा जो कि विलायत में रहता था वो अपने देश आते हैं और राज्य को अपने हाथ में ले लेते हैं। राजा साहब के समय शिथिलता आ गई थी, यानी कि राजा साहब के समय में डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। राजकुमार के आते ही दूर हो गए, और जैसे ही राजकुमार ने राज्य को अपने हाथ में लिया उन्होंने सोचा कि अपने राज्य में वो डेवलपमेंट करेंगे और बहुत सारी परिवर्तन करेंगे। बहुत से परिवर्तन हुए और राजकुमार ने बहुत से परिवर्तन किए। उन्हीं परिवर्तनों के चपेटाघात में पड़ा पहलवान भी। अब राजकुमार बहुत सारे परिवर्तन कर रहे थे। अब उन्हीं परिवर्तनों में से एक परिवर्तन किस पे पड़ा? पहलवान के ऊपर। दंगल का स्थान घोड़े की रेस ने ले लिया। अब जहाँ पर दंगल में कुश्ती हुआ करती थी वहाँ पर राजकुमार ने कहा कि अब दंगल में कुश्ती नहीं होगी, घोड़े की रेस होगी। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन वे सुनते ही राजकुमार ने कहा टेरिबल, यानी कि पहलवान और पहलवान के दोनों बेटों का रोज का खाने का खर्च सुनते ही राजकुमार ने क्या कहा? टेरिबल, यानी कि भयानक। यानी कि वो हैरत में थे कि पहलवान को उनके पिता ने अपने राज दरबार में रखा है और इनके पीछे इतना सारा खर्च करते थे। नए मैनेजर साहब ने कहा टेरिबल, और जैसे ही राजकुमार के मैनेजर ने सुना, चूँकि मैनेजर भी अब चेंज हो गए थे, राजकुमार ने बहुत सारी चीज़ों का परिवर्तन किया था, तो नए जो मैनेजर थे उन्होंने भी कहा हॉरिबल, यानी कि भयंकर। पहलवान को साफ जवाब मिल गया। अब चूँकि राजकुमार ने जब देखा कि इन बाप बेटों के पीछे राज दरबार से इतना खर्च होता है, तो राजकुमार ने पहलवान को साफ जवाब दिया कि अब वो यहाँ पर कुश्ती नहीं करेंगे और जो भी खर्च है वो उन्हें राज दरबार से नहीं मिलेगा। राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब कुश्ती नहीं होगी बल्कि घोड़ों की रेस होगी। इसलिए राज दरबार में लुट्टन सिंह की और उनके दोनों बेटों की ज़रूरत नहीं है। उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया, क्योंकि लुट्टन सिंह जानता था कि अब कुश्ती नहीं होगी बल्कि घोड़ों की रेस होगी, इसलिए लुट्टन सिंह को गिड़गिड़ाने का मौका भी नहीं दिया गया। उसी दिन वो ढोलक कंधे से लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया और वहीं रहने लगा। और जिस दिन राजकुमार ने उन्हें मना किया था, वो अपने कंधे पर ढोलक को लटका लेते हैं और अपने दोनों बेटों के साथ अपने गांव में वापस आ जाते हैं और फिर वहीं रहने लगते हैं। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बांधी थी। अब गांव के किनारे पर गांव वालों ने एक झोपड़ी लुट्टन सिंह और उनके बेटों के लिए बना दी थी। वहीं रहकर वो गांव के नौजवानों और चरवाहों की कुश्ती सिखाने लगा, और लुट्टन सिंह वहीं रहकर गांव के नौजवान लड़कों को और चरवाहों को जो गाय भैंस बकरी चराया करते थे उनको कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। लुट्टन सिंह सभी नौजवानों को, गांव के नौजवानों को, चरवाहों को कुश्ती सिखाते थे, इसलिए खाने पीने का खर्च गांव वाले दिया करते थे। सुबह शाम वो स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दांवपेच वगैरह सिखाया करता था। अब सुबह शाम वो खुद ढोलक बजाया करते थे और अपने स्टूडेंट्स को और अपने बेटों को वो दांवपेच सिखाया करते थे कि किस तरह से कुश्ती लड़नी चाहिए। गांव के किसान और खेतीहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते? अब गांव के किसान थे और खेतीहर मजदूर थे, उनके बच्चे भला क्या खाते, क्योंकि उनको तो पौष्टिक भोजन नहीं मिलता था। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा और इस वजह से धीरे धीरे लुट्टन सिंह पहलवान के पास कोई भी नहीं आने लगे सीखने के लिए। अंत में अपने दोनों पुत्रों को ही
वो ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। अब जब लुट्टन सिंह के पास कोई भी कुश्ती सीखने नहीं आता था तो लुट्टन सिंह क्या करते थे, वो अपने दोनों बेटों को ही ढोलक बजा बजा कर कुश्ती सिखाया करते थे। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी में गुजर होती रही और दोनों बेटे दिन भर मजदूरी किया करते थे और जो भी उससे कमाई होती थी उसी से लुट्टन सिंह और उनके बेटों का गुजर होता था। अकस्मात गांव पर यह वज्रपात हुआ और अचानक ही गांव पर यह वज्रपात हुआ, यानी कि मलेरिया और हैजा की बीमारी फैली। पहले अनावृष्टि यानी कि बिना वजह के, बिना आवश्यक के वृष्टि हुई यानी कि बारिश हुई। फिर अन्न की कमी हुई यानी कि खाने की कमी हो गई, अनाजों की कमी हो गई। तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया और उसके बाद मलेरिया और हैजा बीमारी गांव में फैल गई थी। गांव प्रायः सूना हो चला था, घर के घर खाली पड़ गए थे क्योंकि मलेरिया और हैजे की वजह से लोग स्वर्ग सिधा रहे थे। इस वजह से लिखा है गांव प्रायः सूना हो चला था। कुछ लोग गांव छोड़कर चले जा रहे थे, घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज 2-3 लाशें उठने लगी। लोगों में खलबली मची हुई थी। क्यों खलबली मची हुई थी? क्योंकि गांव में मलेरिया और हैजे की बीमारी फैली हुई थी। दिन में तो कलरव, हाहाकार तथा हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टिगोचर होती थी। दिन में कलरव होता था यानी कि हल्ला गुल्ला होता था, लोग बातें करते थे, हाहाकार होता था और हृदय विदारक रुदन यानी कि दिल तोड़ने वाली जो रोना है उसके बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा दृष्टिगोचर होती थी, कुछ रोशनी रहती थी। कुछ लोग अपने आप में रहा करते थे और जैसी ज़िंदगी चलती थी वैसी चल रही थी गांव वालों की। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांपते कूकते कराहते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आदमियों को ढाढ़स देते थे। शायद इसलिए कि दिन के समय में सूरज की रोशनी में जैसे ही सूरज उगता था लोग कांपते कूकते यानी कि खांसते हुए और कराहते हुए अपने अपने घरों से बाहर निकलते थे और अपने पड़ोसियों को ढाढ़स बंधाते थे, अपने रिश्तेदारों को ढाढ़स बंधाते थे। अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन? अब लोग किस तरह से ढाढ़स बंधाते थे? कोई कहता अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, जो गया सो तो चला गया, वो तुम्हारा नहीं था, वो जो है उसको तो देखो, यानी कि अब जो तुम्हारा परिवार है उसको देखो, और जो चला गया वो तो सो चला गया, वो तुम्हारा नहीं था। भैया घर में मुर्दा रख के कब तक रोओगे? फिर कोई और किसी और को कोई और समझाता कि भैया घर में मुर्दा रखकर कब तक रोओगे? कफन यानी कफन तुम्हें चाहिए, कफन की क्या ज़रूरत है? दे आओ नदी में, यानी कि कफन की क्या ज़रूरत है? मुर्दे को नदी में दे आओ इत्यादि। और इस तरह से गांव के लोग एक दूसरे को ढाढ़स बंधाते थे। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते तो चूँ भी नहीं करते, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता था तो लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते थे और कोई कुछ भी नहीं कहता था। उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं की नहीं होती थी। यानी कि जो रात होती थी सभी खामोश हो जाया करते थे। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। अब रात्रि इतनी भयानक थी कि रात्रि की भयानकता को पहलवान की ढोलक ही ललकारता था। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में वो संजीवनी शक्ति ही भरती थी। यानी कि जो पहलवान था लुट्टन सिंह, वो ढोलक बजाया करते थे, शाम से सुबह तक बजाया करते थे, पूरी रात ढोलक बजाया करते थे। और चाहे वो जिस ख्याल से भी बजाते हों, लेकिन गांव में जो हैजा और मलेरिया फैली हुई थी, लोग बीमार थे, लोग अर्धमृत थे और किसी किसी का उपचार चल रहा था, औषधि उपचार चल रहा था, ऐसे लोगों में उनकी ढोलक संजीवनी शक्ति ही भरती थी। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आँखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। बूढ़े बच्चे जवान सबकी आँखों के आगे दंगल का इमेज नाचने लगता था। जब भी लुट्टन सिंह ढोलक बजाया करते थे तो सबकी आँखों के सामने कुश्ती का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायुओं में भी बिजली दौड़ जाती थी, यानी कि जो बाजू
में ताकत नहीं था, शून्य था, उसमें भी बिजली दौड़ जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज़ में ना तो बुखार हटाने का कोई गुण था और ना ही महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति ही। पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंखें मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी, मृत्यु से वे डरते नहीं थे। हालांकि ढोलक की आवाज़ में ना तो बुखार हटाने का कोई गुण था और ना महामारी की सर्वनाश शक्ति को यानी हैजा और मलेरिया की सर्वनाश शक्ति को रोकने की ताकत ही ढोलक में थी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि मरते हुए जो लोग थे उनको मरने के वक्त तकलीफ नहीं होती थी, वो मृत्यु से नहीं डरते थे। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े, असह्य वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े, यानी कि उनको भी हैजा और मलेरिया की बीमारी हुई, असह्य वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। लुट्टन सिंह के बेटों ने क्या कहा कि बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ, यानी ढोलक बजाओ। चटाक चटधा सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। और बेटों ने क्या कहा था कि उठा पटक दो वाला ताल बजाओ, इसलिए पहलवान ने चटाक चटधा ढोलक वो सारी रात पीटता रहा। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता था, मारो बहादुर। और बीच बीच में वो पहलवानों की भाषा में ढोलक को बजाते थे और मोटिवेट करते थे, मारो बहादुर। प्रातःकाल उसने देखा उसके दोनों बेटे जमीन पर पड़े हैं, दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी और एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने यानी दूसरे बेटे ने मुस्कुराने की कोशिश की थी। दोनों बहादुर गिर पड़े, यानी कि लुट्टन सिंह के दोनों बेटे स्वर्ग सिधार गए थे। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहन ली और जिस दिन उनके बेटों ने स्वर्ग सिधारा था, पहलवान ने उस दिन राजा श्यामानंद यानी राजा साहब की दी हुई रेशमी जांघिया पहन ली। सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधों पर लादकर नदी में बहा आया। फिर उसने क्या किया, सारे शरीर में मिट्टी मल ली और थोड़ी कसरत की और फिर दोनों बेटों को अपने कंधों पर लादकर नदी में बहा आया। जब लोगों ने सुना लुट्टन सिंह के दोनों बेटे स्वर्ग सिधार गए, वो दंग रह गए, कितनों की हिम्मत टूट गई। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज़ प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लेकिन रात में फिर पहलवान अपनी ढोलक को बजाने लगे जैसा कि वो रोज़ बजाते थे। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई और पहलवान की ढोलक की आवाज़ सुन करके लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। संतप्त पिता माताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है। और जितने भी माता पिता थे उन्होंने क्या कहा कि पहलवान के दोनों बेटे मर गए, लेकिन पहलवान की हिम्मत तो देखो, उनका 1.5 हाथ का कलेजा है, यानी कि उनका कलेजा मजबूत है। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी और 4-5 दिनों के बाद एक रात ढोलक की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती है। ढोलक नहीं बोली, यानी ढोलक नहीं बज रहा था। पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रुग्ण शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा और पहलवान के कुछ दिलेर शिष्य थे, स्टूडेंट्स थे, वो सुबह सुबह जाकर उन्होंने देखा पहलवान की लाश चित पड़ी है। उन्होंने भी क्या देखा कि पहलवान स्वर्ग सिधार गए हैं। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, एक शिष्य ने, एक स्टूडेंट ने आंसू पोंछते हुए कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित्त नहीं पेट के बल सुलाना। यानी कि एक लुट्टन सिंह के एक स्टूडेंट ने कहा कि गुरुजी कहा करते थे, यानी लुट्टन सिंह कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित्त नहीं पेट के बल सुलाना। मैं ज़िंदगी में कभी चित्त नहीं हुआ, यानी मैं ज़िंदगी में कभी नहीं हारा, और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना, और जब चिता सुलगाने का समय हो तब ढोलक बजा देना। वो आगे बोल नहीं सका और लुट्टन सिंह के जो स्टूडेंट थे वो बोल रहे थे और फिर वो आगे नहीं बोल पाई, यानी कि लुट्टन सिंह के बारे में उनके स्टूडेंट्स बता रहे थे कि लुट्टन सिंह इस तरह से बोला करते थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।